काइंड्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ या क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। हमारे LLB पार्ट 1 का सब्जेक्ट फिलॉसफी ऑफ लॉ, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो माय नेम इज फैसल अवैस एंड वेलकम टू लीसल्स लॉ। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ लॉ। इसको टाइप्स ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं। अब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये हमारा टॉपिक जो है या ये हमारा क्वेश्चन जो है ये बार बार एग्जामिनर हमसे पूछता है फिलॉसफी ऑफ लॉ के सब्जेक्ट में। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें पहली हेडिंग आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लॉ के बारे में लिखेंगे कि लॉ क्या है। उसके बाद उसकी काइंड्स के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि कितनी काइंड्स होती हैं। उसके बाद आप मीनिंग ऑफ लॉ के ऊपर आ जाएंगे। आपने ये जो सेकंड हेडिंग हमारी आ रही है इसमें आपने मीनिंग्स जो है वो लॉ का बताना है। आप किस तरह कोई एक मीनिंग उठा लें, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से आप मीनिंग उठा लें तो आप इसमें वो लिख सकते हैं। अब मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो वो बताती है कि अ रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन प्रिस्क्राइब formally recognized as binding and enforced by a controlling authority। ये मीनिंग हमें मरियम वेबस्टर डिक्शनरी बताती है लॉ का। उसके बाद थर्ड हेडिंग हमारी आएगी डेफिनेशंस ऑफ लॉ की। लॉ की डेफिनेशंस पे आते हैं। अब सेम वही चीज बार बार जो अपनी मैं हर वीडियो लेक्चर में रिपीट करता हूं कि कम से कम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डेफिनेशंस इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए आपके एग्जाम में, आपके इस टॉपिक में। अब 3 डेफिनेशन आप जॉन सामंड की डेफिनेशन उठा लें, जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन उठा लें, हॉलैंड की डेफिनेशन लॉ की उठा लें, तो आपकी 3 ज्यूरिस्टिक रेफरेंसेस की डेफिनेशन जो है आपके इस हेडिंग में आ जाएंगी। उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है जो हमसे पूछा गया काइंड्स ऑफ लॉ के हवाले से कि एक लॉ की कितनी काइंड्स हैं। अच्छा याद रखें बेसिकली लॉ की 2 ही काइंड्स हैं। एक ऐसी काइंड है जिसे हम बोलते हैं मैन मेड लॉज, कि ऐसे कवानीन जो इंसानों ने अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, अपनी स्टेट को रेगुलेट करने के लिए खुद बनाए हैं। और एक वो लॉज होते हैं जिन्हें हम इटर्नल लॉज, नेचुरल लॉज या डिवाइन लॉज बोलते हैं, यानी कि वो लॉज जो सुपरा नेचुरल पावर की तरफ से, अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो अल्लाह ताला की तरफ से, सुपरा नेचुरल पावर की तरफ से जो कवानीन हमें प्रोवाइड किए गए होते हैं हम उनको नेचुरल लॉज, डिवाइन लॉज या इटर्नल लॉज बोलते हैं। काइंड्स में अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्थ आपकी हेडिंग काइंड्स ऑफ लॉ है इसमें आप 4 काइंड्स लिख देंगे, इटर्नल लॉज, नेचुरल लॉज, डिवाइन लॉज, पॉजिटिव लॉज। ये लिखने के बाद आप ये जो 4 काइंड्स हैं इनको 1 बाय 1 दोबारा जो है आप मेन हेडिंग्स में लेके आएंगे और हर काइंड के ऊपर आप अलग-अलग से हेडिंग बनाएंगे। अब जिस तरह आप देख रहे हैं इटर्नल लॉज आ रहा है, इटर्नल लॉज की हेडिंग बना के इसमें आप 3 सब हेडिंग बनाएंगे, मीनिंग की, डेफिनेशन की, इलस्ट्रेशन की, इसी तरह मुख्तलिफ आपकी चलेंगी। सो 1 बाय 1 अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इटर्नल लॉ होता क्या है, इसका मीनिंग बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा और एक जो है इसकी इलस्ट्रेशन बताऊंगा। इलस्ट्रेशन मीन एग्जाम्पल। इसी तरह नेचुरल लॉ पे आके मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको डिवाइन लॉ के बारे में बताऊंगा, पॉजिटिव लॉ के बारे में और पॉजिटिव लॉ की काइंड्स के बारे में। जी 1 बाय 1 हम इसको शुरू करते हैं। इटर्नल लॉ। इटर्नल लॉ, ये वर्ड इटर्नल से मुराद है अब्दी, विच मीन्स लास्ट फॉर एवर, यानी कि एक ऐसे कवानीन जो अजल से हैं और अब तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कुदरत के वो कवानीन। रिमेंबर वन थिंग, ये भी आपके सुपरा नेचुरल पावर की तरफ से है, आपके नेचुरल लॉज भी सुपरा नेचुरल पावर की तरफ से हैं, आपके डिवाइन लॉज भी सुपरा नेचुरल पावर की तरफ से हैं, लेकिन पॉजिटिव लॉज आपके मैन मेड लॉज होते हैं जो इंसानों ने खुद अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनाए हुए होते हैं। तो इटर्नल लॉज वो कवानीन होते हैं जो अजल से हैं और अब तक रहते हैं, मीनिंग देयर बाय कि लॉज दैट आर एप्लीकेबल सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड वुड लास्ट फॉरएवर टिल द एंड ऑफ टाइम, यानी कि जो अजल से हैं और अब तक हैं। फॉर एग्जांपल सूरज का निकलना, गरूब होना, पानी का बहाव, जलजलों का आना, इंसान आबादी का बढ़ना, ये तमाम की तमाम चीजें वो हैं जो आपके इटर्नल लॉज में आती हैं। अब ये आपकी इटर्नल लॉ भी जो है ये आपका डिवाइन अथॉरिटी की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसमें आप कोई भी डेफिनेशन इटर्नल लॉ की इंटरनेट से इजीली अवेलेबल है, आप उठा के जो है इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन में मैंने आपको कुछ अभी एग्जांपल्स बताई भी हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, आप इसमें लिख सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, उसके बाद लॉज ऑफ डे एंड नाइट, ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो आपके इटर्नल लॉ की हेडिंग में आएंगी। उसके बाद सेकंड काइंड के ऊपर आते हैं नेचुरल लॉ।
नेचुरल लॉ क्या होता है? रिमेंबर वन थिंग कि जिस तरह इटर्नल लॉ आपके सुप्रा नेचुरल पावर या अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है, उसी तरह आपका जो नेचुरल लॉ है ये भी सुप्रा नेचुरल पावर की तरफ से अता करदा है। मीनिंग देयर बाय इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ये कवानीन है। नेचुरल लॉ हम किसे बोलते हैं? लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, ऐसे कवानीन जो इंसानी फितरत को गवर्न करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान में एक शऊर रखा है, अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर अता किया है। इंसान सोच सकता है कि उसके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, ये तमाम चीजें इंसान सोच सकता है। अब ऐसे कवानीन जो इंसान की नेचर से डील करते हैं, ह्यूमन नेचर के साथ जो डील करते हैं, उनको हम नेचुरल लॉज बोलते हैं। अब इसके मीनिंग में अगर आप देखें तो आप सिंपल यही लिखें कि नेचुरल लॉ मींस द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। और अगर आप डेफिनेशन में आए तो कोई भी आप इसकी अब डेफिनेशन जो है, एक से दो डेफिनेशन आप उठा सकते हैं। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ रिलेट्स टू मोरालिटी, इखलाकियात। मैंने अभी आपको बताया कि इंसान जो है वो शऊरी तौर पे सोच सकता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यानी कि लॉज रिलेटेड टू मोरालिटी एंड एथिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल लॉ। अब इसी तरह हम आते हैं अपने लॉ की थर्ड काइंड के ऊपर, और वो है जी डिवाइन लॉ। अच्छा, आपको इटर्नल लॉ का बताया कि ऐसा कानून विच लास्ट फॉर एवर, आपको नेचुरल लॉ का बताया कि ऐसा कानून जो ह्यूमन नेचर के साथ डील करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि डिवाइन लॉ क्या होता है। डिवाइन लॉ से मुराद आपको सिंपल मैं अगर बताऊं तो मजाहिब, जितने भी मजाहिब आए वो भी सुप्रा नेचुरल पावर की तरफ से हैं, उन्हें हम डिवाइन लॉज बोलते हैं। अब वो क्या करते हैं कि अगर जब भी कहीं पे इटर्नल लॉज, कुदरत के कवानीन और ह्यूमन नेचर जो कुदरत के कवानीन के मुताबिक चल रही होती है, अगर उनमें क्लैश पैदा होता है, मीनिंग देयर बाय इंसान क्या करता है, इंसान वायलेंट हो जाता है, यानी कि ह्यूमन नेचर से वो खिलाफ हो जाता है, उससे आपके इटर्नल लॉज डिस्टर्ब होते हैं। यानी कि राइट टू लाइफ इज आल्सो एन इटर्नल लॉ, आपके इटर्नल लॉज जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वहां पे आपकी जो सुप्रा नेचुरल पावर है, अल्लाह ताला है, या जो भी मजहब के मुताबिक जो भी वो एक बिलीफ है, वो क्या करते हैं, वो एक आपको एक मजहब जो है वो उसको रिवील कर दिया जाता है, नाजिल कर दिया जाता है, ताकि आपकी जो अब ह्यूमन कंडक्ट है उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। अब इसमें अगर आप डिवाइन लॉ जो है इसकी मीनिंग के ऊपर आए तो आप इसमें सिंपल यही लिख सकते हैं कि लॉज बाय द डिवाइन पावर टू रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट। इसी तरह आपको इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसकी अगर इलस्ट्रेशन में आप आए तो इलस्ट्रेशन में आप लिख सकते हैं इस्लामिक लॉज, लॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी या ज्यूइज्म के जो लॉज हैं, ये तमाम के तमाम आपके डिवाइन लॉज में आते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि इटर्नल लॉज आर गवर्न्ड बाय द सुपरनैचुरल पावर एज वेल एज योर नेचुरल लॉज, यानी कि लॉज रिलेटिंग टू ह्यूमन नेचर आर आल्सो गवर्न्ड बाय द नेचुरल सुपरनैचुरल पावर एज वेल एज डिवाइन लॉज आर रिवील्ड बाय द सुपरनैचुरल पावर। अब हम आते हैं पॉजिटिव लॉज के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है हमारी इस क्वेश्चन की, पॉजिटिव लॉज। पॉजिटिव लॉज हम उन कवानीन को बोलते हैं कि जो इंसान ने खुद बनाए होते हैं अपने ह्यूमन कंडक्ट को या सोसाइटी के कंडक्ट को या सोशल फैक्टर्स को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए विद इन द सोसाइटी, उनको हम पॉजिटिव लॉज बोलते हैं। और इन अ नटशेल उनको हम मैन मेड लॉज बोलते हैं, यानी कि लॉज मेड बाय पीपल या मैन या सॉवरन अथॉरिटी जो भी है। अब इसमें कुछ काइंड्स हैं, उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। पहली दो काइंड्स हमारे पास आ रही हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉज। देखें, पब्लिक लॉज हम उन कवानीन को बोलते हैं विच डील्स पब्लिक एट लार्ज, यानी कि जो एक एट लार्ज सतह पे लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, उनके साथ डील करते हैं। और प्राइवेट लॉज हम वो बोलते हैं उन कवानीन को जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दरमियान डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्रीमेंट है ए और बी के दरमियान, तो उस एग्रीमेंट को जो लॉ डील करेगा वो प्राइवेट लॉ होगा। और फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कानून है जो आपकी फेडरल पार्लियामेंट यानी कि मुकन्ना ने बनाया, तो वो आपका पब्लिक लॉ है, क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज को डील करेगा। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे। नेशनल लॉ हम उस कानून को बोलेंगे जो एक रियासत का कानून होगा, नेशन का कानून होगा, वो नेशनल लॉ है। और इंटरनेशनल लॉ हम उस कानून को बोलेंगे जो कि बैनुल अक़वामी कानून यानी कि मुख्तलिफ स्टेट्स के रिलेशन को गवर्न करता है, उसको हम इंटरनेशनल लॉ बोलेंगे। क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, देखें, क्रिमिनल लॉ हम उस कानून को बोलते हैं जो क्राइम्स के साथ डील करता है।
क्राइम के ऊपर हम पूरा लेक्चर देंगे कि क्राइम क्या होता है। क्राइम ये अगर आपको एक कॉमन वे में मैं बताऊं तो क्राइम हम बोलते हैं कि एक शख्स ने एक ऐसा एक्ट किया जो एक स्टेट के बनाए हुए कानून के खिलाफ था, वो क्राइम होता है। तो ऐसा कानून जो क्रिमिनल्स के साथ, क्राइम के साथ डील करता है, उसे हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। और सिविल लॉ हर वो चीज जो कि क्राइम नहीं है और उसके साथ जो कानून डील करता है उसे हम सिविल लॉ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रेवेन्यू के मैटर्स हैं, आपके फैमिली के मैटर्स हैं, आपके इसके अलावा सिविल जितने भी मैटर्स हैं उनके साथ जो कानून डील करता है उन्हें हम सिविल लॉ बोलते हैं। उसके बाद सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हम उस कानून को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है। अब सिर्फ राइट्स प्रोवाइड करना मकसद नहीं है। अगर कोई शख्स आपका राइट वायलेट कर देता है तो अब आपने उस राइट की रिड्रेसल कैसे करनी है यह भी तो कानून का बताना कानून का काम है। अब कानून क्या करेगा, आपको प्रोसीजर भी प्रोवाइड करेगा कि अगर कोई शख्स आपका ऐसा राइट जो आपको सब्सटेंटिव लॉ ने दिया वो वायलेट कर देता है तो अब उस राइट को आपने सीक कैसे करना है, उस राइट की रिड्रेसल कैसे करनी है, तो प्रोसीजर्स भी मौजूद हैं। तो ऐसा कानून जो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है उसे हम प्रोसीजरल लॉज बोलते हैं। उसके बाद लास्ट काइंड ऑफ पॉजिटिव लॉज, कॉमन लॉ एंड इक्विटी। देखें, कॉमन लॉ से मुराद ये होता है कि ऐसे कानून जो कि सॉवरन ने बना के दिए, एक स्टेट ने बना के दिए, स्टेट की पार्लियामेंट ने या मुकन्नना ने कवानीन बना के दिए, वो तो आपके हो गए कॉमन लॉज। लेकिन देखें, एक मैगजिम याद रखिएगा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और दूसरा मैगजिम याद रखिएगा, उबी जस इबी रिमीडियम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम यह है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि आप किसी भी शख्स को सुने बगैर सजा नहीं दे सकते। और उबी जस इबी रिमीडियम यह है कि वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर मस्ट बी अ रेमेडी। अगर कहीं पे कुछ गलत होगा तो उसको सही जरूर किया जाएगा, उसको गलती का अजाला जरूर जो है वो भुगतना पड़ेगा। अब यहां पे हो सकता है कि एक स्टेट में कानून मौजूद है, वो तो कॉमन लॉ में आ गया, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि एक शख्स जो है अपना ग्रीवियस लेके कोर्ट के सामने जाता है और अदालत को वहां पे यह पता चलता है कि वो मैटर इस नौइयत का है कि उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास कानून ही मौजूद नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, वो पार्टी को ये तो नहीं अदालत कह सकती कि अब कानून मौजूद नहीं है तो मैं आपकी रिड्रेसल नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। हमारे पास मैगजिम मौजूद है कि वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर मस्ट बी अ रेमेडी, कि अगर कहीं पे कुछ गलत होगा तो उसका अजाला जरूर होगा। तो अदालत क्या करेगी, अदालत अपनी नेचुरल कॉन्सेंस के साथ, अपनी अकल के साथ, अपनी शऊर के साथ, अपनी विजडम के साथ उसका फैसला करेगी। और अगर अदालत एक फैसला अपने शऊर और अपने विजडम के मुताबिक कर रही होती है तो उसे बोला जाता है इक्विटी। मीनिंग देयर बाय कि अगर कानून मौजूद नहीं है और अदालत अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक फैसला कर रही है तो इट वुड बी डिटरमिन्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये बन गया आपका कॉमन लॉ एंड इक्विटी, और ये काइंड्स थी आपकी पॉजिटिव लॉ की। और इसके बाद फाइनली आपकी आखिरी हेडिंग आ जाएगी कंक्लूजन की। होप सो कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, अगर आपको ये लगता है कि कोई एम्बिग्विटी है या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है तो वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमसे इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैंडआउट्स भी मंगवा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स लाहौर में रिजाइड करते हैं वो फिजिकली हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।